Good morning, students. So now let us continue chapter number 7. So first of all, let us thank www.bankofbiology.com because we are using their PDF. तो हमने chapter 7 start किया था. That is the structural organization in animals. So in that chapter, I had told you कि जो animals में tissue है, it is of 4 types. I hope you remember the term tissue. Tissue means a group of cells which are performing a common function together. तो एनिमल्स में वी आर हैविंग 4 टाइप ऑफ टिश्यू. एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, देन वी हैव कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ वन विच वी आर हैविंग इज दैट इज द न्यूरल टिश्यू. तो मैंने आपको ये बताया था कि जब सेल्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं दे फॉर्म टिश्यू. टिश्यू फिर ज्वाइन होंगे तो दे विल फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन ज्वाइन होंगे तो दे विल फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. तो जैसे सेल्स हैं तो जब वो ज्वाइन करेंगी तो वो टिश्यू बनाएंगी, मे बी एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, और ये सारे टिश्यूज़ मिलके फिर ऑर्गन बनाएंगे. ठीक है, ऑर्गन्स जब ज्वाइन हो जाते हैं दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. तो जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम. उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लाइक वी हैव स्टमक, वी हैव फूड पाइप, वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यूज़ के, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ के जॉइन होने से फॉर्म होते हैं. आउट ऑफ दीज 4 दे मे बी प्रेजेंट एंड दे मे बी फॉर्मिंग द ऑर्गन. ठीक है, तो एनिमल्स के केस में हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यूज़ वी आर हैविंग 4. उसके बाद ये जो फर्स्ट है एपिथेलियम, ये मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स का होता है, सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल एपिथेलियम में इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लेयर. कंपाउंड एपिथेलियम में जो सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन मल्टीपल लेयर्स. यू कैन सी दैट द सेल्स आर प्रेजेंट इन मल्टीपल लेयर्स. आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस्ड कि जो सिंपल एपिथेलियम है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. वी हैव स्क्वैमस एपिथेलियम, वी हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वी हैव कॉलमनार एपिथेलियम. तो ये हमने शेप के अकॉर्डिंग करा है. अगर सेल्स एकदम ऐसे फ्लैट शेप्ड हैं देन दैट विल बी नोन एज स्क्वैमस एपिथेलियम. और ये जो नीचे ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, आई होप यू रिमेंबर, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन. जो भी एपिथेलियल टिश्यू होगा उसको नीचे सपोर्ट चाहिए, बेस चाहिए. तो एपिथेलियल टिश्यू के लोअर एंड पर एक लेयर प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसमें कोलाजन फाइबर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स है, नर्व्स हैं. यहाँ पे अगर आपके सेल्स की शेप एकदम क्यूब लाइक है, आपने 10th में मैथ्स में क्यूब शेप पढ़ा हुआ है, देन दैट टाइप ऑफ लेयर ऑफ एपिथेलियम वुड बी नोन एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो अगर सिंगल लेयर एपिथेलियम है, क्यूब लाइक सेल्स हैं, दैट विल बी नोन एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. यहाँ पे भी जो ग्रे कलर का बना हुआ है दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. अगर सेल्स ऐसे टॉल पिलर लाइक हैं देन दैट टाइप ऑफ एपिथेलियम विल बी नोन एज कॉलमनार एपिथेलियम. तो ये मैंने आपको लोकेशन बताई थी कि जो स्क्वैमस वाला एपिथेलियम है वो लंग्स के एल्यूलाई में प्रेजेंट है. क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम होता है, किडनी के नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है पीसीटी, वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट है. देन कॉलमनार एपिथेलियम, टॉल पिलर लाइक जो सेल्स हैं वो स्टमक और इंटेस्टाइन में होते हैं. स्पेशली अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था इंटेस्टाइन में विलाए होते हैं, तो वहाँ पे कॉलमनार एपिथेलियम है. सेल्स आर टॉल एंड पिलर लाइक. ओके, देन वी हैव सीलिएटेड, कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम. अगर सेल जैसे टॉल पिलर लाइक है और उनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है देन सच सेल्स विल बी नोन एज सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम. ठीक है, तो इन सेल्स का नेम हो जाएगा सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम. ओके, अब ये जो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है, या तो ये विंड पाइप का जो पार्ट होता है ब्रोंकाई उसमें प्रेजेंट होती हैं, so that they can expel, they can remove the dust particles which have entered into the windpipe. या फिर ये फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती है. आपने क्लास 10 में पढ़ा था ना, फेलोपियन ट्यूब कनेक्ट्स ओवरी विद द यूट्रस. तो ओवरी जो भी फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर रही है, एग या ओवम प्रोड्यूस कर रही है, दैट विल बी कैरिड बाय द फेलोपियन ट्यूब इनटू द यूट्रस. तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है यहाँ पे इस टाइप की सेल्स हैं. तो जब ये सीलिया वाइब्रेट करेगा दिस विल हेल्प इन कैरिंग द फीमेल गैमीट फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस. ठीक है, देन वी हैव डिस्कस्ड कि अगर एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड में चेंज हो सकता है तो उसका नाम हो जाएगा दैट विल बी नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब कि जो एपिथेलियम है वो ग्लैंड्स में चेंज हो गया. तो कई बार वो ऐसे यूनिसेलुलर ग्लैंड्स भी बना सकता है जिसको गॉबलेट ग्लैंड बोलते हैं. गॉबलेट वर्ड का मतलब बताया था कप लाइक. तो अगर ऐसे कप लाइक शेप में कोई ग्लैंड है दैट विल बी नोन एज गॉबलेट ग्लैंड. और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं एंड दे सेव द सेल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl. HCl आपको पता है हाईली एसिडिक है, 1 to 2 इसका pH है, तो वो स्टमक के सेल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है. बट ये जो गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करती हैं
ड्यू टू दैट म्यूकस HCl जो है वो स्टमक की सेल्स को उतना ईजिली डैमेज नहीं कर पाता है. समटाइम जो ग्लैंड है वो मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है, मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. लाइक वी हैव salivary gland. We know salivary gland is present in the mouth. It secretes saliva, which helps in the digestion of carbohydrates. Okay. देन ग्लैंड्स के दो टाइप हो सकते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन. जैसे हम ये स्वेट ग्लैंड का एग्जांपल ले लेते हैं. अगर ग्लैंड में ऐसा डक्ट या पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट डक्ट द ग्लैंड इज रिलीजिंग इट सिक्रीशन, ये स्वेट ग्लैंड है, ये उसका डक्ट या पाइप लाइक स्ट्रक्चर है. और अगर किसी भी ग्लैंड में इस टाइप से डक्ट प्रेजेंट है, it's a small narrow pipe like structure, tube like structure, and with the help of that duct the gland is releasing its secretion, then that type of gland will be known as exocrine gland. ठीक है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिसमें ऐसे डक्ट या पाइप जो है वो एब्सेंट होता है. जैसे ब्रेन में हमारा पिट्यूटरी है, पीनियल है, उनमें कोई डक्ट नहीं होता, तो वो डायरेक्टली जो भी उन्होंने अपने हॉर्मोन्स बनाए हैं, सिक्रीशंस बनाई हैं, ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं. सो सच ग्लैंड्स विच आर नॉट हैविंग एनी डक्ट, उनके अंदर ऐसा डक्ट या पाइप लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट है, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, these glands will be known as endocrine glands. Then we had discussed कि compound epithelium में मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. ये जो नीचे बना हुआ है ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, उसके ऊपर ही हमारा कंपाउंड एपिथेलियम है. तो जो हमारी स्किन होती है उसमें कंपाउंड एपिथेलियम है. माउथ के अंदर ये जो स्पेस है जिसको हम बोलते हैं बकल कैविटी. ठीक है. बकल कैविटी मीन्स स्पेस विच इज़ एम्प्टी स्पेस विच इज़ प्रेजेंट विद इन द माउथ. वहाँ पे हमारा कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है प्रेजेंट होता है. बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक डक्ट्स, उनकी इनर लाइनिंग में भी कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट है. एंड बिकॉज यहाँ पे सेल्स मल्टीपल लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, सो दे विल बी प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट स्ट्रेस. तो उनका मेन फंक्शन यही होता है दैट दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन. ये हमने ऑलरेडी टॉपिक कर लिया था लास्ट क्लास में. इट वॉज जस्ट इन ब्रीफ, आई वॉज ट्राइंग टू रिवाइज. देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सेल जंक्शन. सेल जंक्शन का मतलब होता है जो दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है या होल्ड करता है, दो सेल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन इस्टेब्लिश करता है. तो हमारे सिलेबस में वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन. फर्स्ट वन इज द टाइट जंक्शन, देन वी हैव अडेयरिंग जंक्शन, देन वी हैव गैप जंक्शन. सो 3 टाइप के जंक्शंस प्रेजेंट है, टाइट जंक्शन, अडेयरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन. नाउ लेट अस डिस्कस देयर फंक्शन वन बाय वन. तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट गैप जंक्शन. तो मैंने आपको बताया था ये वाला जो होता है ये गैप जंक्शन है. दो सेल्स के बीच में ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर से सेल्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं. सो दिस ट्यूब लाइक और पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द टू सेल. इसके थ्रू दो सेल्स का साइटोप्लाज्म एक दूसरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ सकता है. लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस और मटीरियल कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द टू सेल्स, बिकॉज वी नो टिश्यू कब फॉर्म होगा, जब लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे. और ये जो गैप जंक्शन है ये हेल्प करता है दो सेल्स को आपस में कम्युनिकेशन भी करना होता है, मैसेजिंग भी करना होता है. अगर वो ऐसे नॉर्मल साइटोप्लाज्म के थ्रू मैसेज पास करेंगे या आयंस का एक्सचेंज करेंगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. लेकिन अगर गैप जंक्शन प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज बिटवीन द टू सेल्स कैन हैपन वेरी इजीली. ओके. देन वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ जंक्शन विच इज़ कॉल्ड अडेयरिंग जंक्शन. ठीक है. अडेयरिंग जंक्शन का मतलब होता है जो दो सेल्स को आपस में अडेयर. अडेयर वर्ड इज़ अ वेरी टिपिकल इंग्लिश टर्म जो कि हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं. अडेयर वर्ड का मीनिंग होता है स्टिक करना. ओके. अगर दो चीज़ें आपस में जॉइन हो गई हैं, स्टिक हो गई हैं, देन वी आर यूजिंग द वर्ड अडेयर. तो यहाँ पे जो अडेयरिंग जंक्शन है उसका काम यही है कि वो दो सेल्स को आपस में स्टिक करके रख रहा है, उनको आपस में, इट्स एक्टिंग लाइक अ ग्लू, एक्टिंग लाइक अ गम, दो सेल्स को आपस में जॉइन कर रहा है. ठीक है. स्टिक कर जाता है. तो ये जो अडेयरिंग जंक्शन है इसका काम यही है कि ये दो सेल्स को आपस में जॉइन करता है, उनके बीच में इट्स एक्टिंग लाइक अ सीमेंट और अ फेविकॉल टू जॉइन द टू सेल्स टुगेदर. क्योंकि जब तक टिश्यू में सेल्स आपस में जॉइन नहीं होंगी तो आपका टिश्यू फॉर्म नहीं हो पाएगा. ओके. देन वी हैव लास्ट टाइप ऑफ जंक्शन दैट इज कॉल्ड टाइट जंक्शन. आप ये इमेजिन करो कि आपके पास एक नीडल है, थ्रेड है, सुई धागा जैसा, और आपने दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को बीच बीच में ऐसे स्टिच टाइप कर दिया. तो ये जो जंक्शन हमारा बनता है दिस इज़ कॉल्ड टाइट जंक्शन. और इसका फंक्शन यही होता है कि ये सेल्स के साइटोप्लाज्म को जब ऐसे हमने स्टिचिंग टाइप कुछ कर दिया है तो इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सेल्स के साइटोप्लाज्म को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं जाएंगे, लीक नहीं करेंगे. कल एक बच्चा क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि मैम इससे क्या हार्म हो सकता है. अगर आपकी सेल्स का में आयंस का ऐसे लीक होता रहा
सेल्स कंटिन्यूसली अपने आयंस को या इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को ऐसे लूज करती रहेंगी, लीकेज अगर ज़्यादा हो जाएगी अक्रॉस द सेल्स ऑफ अ टिश्यू, तो सेल्स धीरे धीरे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी नो दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल। तो टाइट जंक्शन का फंक्शन यही है कि वो सब्सटेंसेस को लीक नहीं होने देता अक्रॉस अ टिश्यू। सो यहाँ तक हमने कर लिया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू का मीनिंग होता है कि जो दो टाइप के टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करता है। नाम कनेक्टिव क्यों दिया है? बिकॉज इट इज़ कनेक्टिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी स्किन है और ये मसल है। वी नो स्किन में कॉम्प्लेक्स एपिथीलियम होता है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कॉम्प्लेक्स एपिथीलियम है, कंपाउंड एपिथीलियम है, बिकॉज वहाँ पे मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है। तो स्किन और मसल्स कभी भी डायरेक्टली एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में नहीं होती, उनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ये जो बीच में प्रेजेंट है कंपाउंड एपिथीलियम या स्किन और मसल के बीच में, तो दो अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ को कनेक्ट कर रहा है। मसल मस्कुलर टिश्यू का पार्ट हो गई, स्किन हमारा एपिथीलियम टिश्यू का पार्ट हो गया। तो दो टिश्यूज़ को उसने कनेक्ट किया, तो ऐसा टिश्यू जो दो टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है, दैट विल बी नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, विच कनेक्ट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और विच कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़। अब जहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू होगा तो उसके अंदर कुछ सेल्स होंगी। यहाँ पे देखो ये सेल मेंशन है फिब्रोब्लास्ट, तो ये सेल होती है कनेक्टिव टिश्यू में कुछ ऐसी सेल्स हैं विच आर सिक्रीटिंग फाइबर्स। अब ये फाइबर्स कोलाजन फाइबर्स हो सकते हैं, ये जो मोटे वाले फाइबर्स बने कोलाजन फाइबर्स हैं। ये जो पतले पतले फाइबर्स बने इलास्टिन फाइबर्स हैं, इनका फंक्शन अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये जो भी फाइबर्स बन रहे हैं, कोलाजन फाइबर्स हैं या हमारा इलास्टिन फाइबर है, ये फाइबर्स किसने बनाया है? इस सेल ने बनाया है, फिब्रोब्लास्ट ने। तो फिब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि फाइबर्स बनाती हैं, और ये फाइबर उस टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको इलास्टिसिटी देते हैं, मतलब कि वो टिश्यू थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकता है। तो ये सारे फीचर्स की वो फ्लेक्सिबल है, उसमें स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सब किस लिए है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स, एंड दीज फाइबर्स आर सिक्रीटेड बाय द सेल फिब्रोब्लास्ट। ओके, और ऑब्वियसली कोई भी टिश्यू होगा तो उसमें कुछ ना कुछ मैट्रिक्स भी होगी। मैट्रिक्स का मतलब है जो सेल्स और फाइबर्स के बीच में खाली जगह है, वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल स्टोर हो जाते हैं। बैकग्राउंड, उस टिश्यू का जो बैकग्राउंड है, एम्प्टी बैकग्राउंड है, दैट विल बी नोन एज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में वहाँ पे कुछ मटेरियल्स भी कलेक्ट हो सकते हैं, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो अब हमने डिस्कस करना है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के 3 मेन टाइप्स हैं। पहला होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, then we have dense connective tissue, then we have specialized connective tissue. Okay, अब ये जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी फर्दर टू सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एरियुलार में डिवाइडेड है और ये एडिपोज टिश्यू में डिवाइडेड है। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो भी फर्दर टू सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। डेंस रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तो अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड में टिश्यू करेंगे दैट इज़ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, और उसके ये फर्दर जो 2 टाइप्स हैं एरियुलर, एडिपोज, दैट वी हैव टू डू। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू में 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक तो सेल्स हैं जो कि फाइबर्स बनाती हैं, और 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स एंड फाइबर्स। तो जैसे सेल्स कुछ कुछ हो सकती हैं, मैक्रोफेज सेल्स हो सकती हैं। मैक्रोफेज सेल्स जो होती है वो एक टाइप का वाइट ब्लड सेल्स होता है जो कि जर्म्स को किल करता है। मास सेल्स अभी हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, अभी तो 11th में इनका कोई फंक्शन नहीं है। बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, एज सुन एज ए कम इन कॉन्टैक्ट विद द डस्ट दे स्टार्ट स्नीजिंग, दे स्टार्ट कफिंग, उनकी आंखों में पानी आना स्टार्ट हो जाता है, वाटरी आइज हो जाती हैं। तो जो भी पर्सन को एलर्जी है, जैसे कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है, तो ये जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं ये मास सेल्स कंट्रोल करती हैं जो यहाँ पे टिश्यू में प्रेजेंट होंगी। देन मैक्रोफेज मैंने आपको बताया एक टाइप का वाइट ब्लड सेल्स है जो जर्म्स को फाइट करता है। देन फिब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो कि फाइबर्स सिक्रीट कर रही हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में कुछ तो सेल्स प्रेजेंट है और फाइबर्स भी प्रेजेंट है। फाइबर्स में मैंने आपको बताया था ना 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक होता है हमारा कोलाजन जो कि थोड़ा सा
थिक है साइज में, और थिन फिलामेंट्स होते हैं विच आर कॉल्ड इलास्टिन। अब ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, इसके भी फर्दर टू टाइप्स हैं, एरियुलार एंड एडिपोस। उसको अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ये वाला देखो, एरियुलार टिश्यू का वही डायग्राम है जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो ये हमारी मैक्रोफेज हो गई। मैक्रोफेज कैन यू सी, इरेगुलर शेप सेल है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। तो ये जो वाइट ब्लड सेल है, दिस विल बी किलिंग द जर्म्स। ये जो फिब्रोब्लास्ट वाली सेल है, इसको दूसरे किसी कलर से मार्क कर देते हैं। ये जो फिब्रोब्लास्ट वाली सेल है, यू कैन सी दिस इज द फिब्रोब्लास्ट सेल, एंड दिस सेल विल बी मेकिंग द प्रोटीन कोलाजन एंड इलास्टिन। तो ये जो ब्लू कलर के बने हैं ये तो कोलाजन फाइबर्स हो गए, और ये जो रेड कलर के पतले पतले दिख रहे हैं ये आपके इलास्टिन फाइबर्स हो गए। तो यहाँ पे हम इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जो हमारी सेल्स हैं, वेदर इट इज़ अ मैक्रोफेज सेल और मास्ट सेल जो कि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिब्रोब्लास्ट सेल, फाइबर्स भी अगर हम देख रहे हैं तो दो टाइप के फाइबर्स हैं, कोलाजन है, इलास्टिन है। तो सेल्स और फाइबर्स के बीच में कैन यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। तो अगर सेल्स और फाइबर्स उतना टाइटली पैक्ड नहीं है, लूज पैक्ड है, उनके बीच में बहुत सारा ऐसी खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है। सो इफ द सेल्स एंड फाइबर्स आर नॉट लूजली आर नॉट टाइटली पैक्ड, उनके बीच में अगर स्पेस ज़्यादा है, एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है, then this type of tissue will be called loose connective tissue। तो loose connective tissue का first जो part हो गया, that is the areolar tissue। और ये जो areolar tissue होता है, it is present below the skin। हमारी skin और muscle के बीच में ये connective tissue जो है ये present है। तो मैंने आपको last class में बताया था कि जैसे collagen fibers है या elastin fibers है, इनका काम क्या होता है कि हमारे tissue को flexibility provide करते हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा जब एक पर्सन की एज इंक्रीज होती जाती है, तो जैसे जैसे एज इंक्रीज हो जाएगी, मे बी 50+ अगर कोई पर्सन है या 60 ईयर से ज़्यादा उसकी एज है, तो उनके फेस पे जो स्किन है उसमें रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो फेस पे रिंकल्स आते हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज क्योंकि जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है, स्किन के अंदर कोलाजन जो फाइबर्स हैं उनका प्रोडक्शन स्लो डाउन होता जाता है। तो जितना ज़्यादा कोलाजन फाइबर्स आपकी स्किन में कम बनेगा, आपकी स्किन अपनी इलास्टिसिटी खो देगी, नाउ इट विल नॉट बी एन इलास्टिक थिंग, और धीरे धीरे उसमें रिंकल्स आने जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो अब आप देखना, जितना भी टीवी में एड्स आते हैं क्रीम के, जो कि क्लेम करती हैं कि उनके अंदर एंटी रिंकलिंग इफेक्ट है, मतलब कि वो स्किन को फर्म रखती हैं या रिंकल्स आने से रोकती हैं, तो उसमें एक टर्म यूज़ की जाती है एड्स में, दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंटेन कोलाजन बूस्टर। एक्चुअली ये जितनी भी क्रीम्स होती हैं जो ये क्लेम करती हैं कि इसको लगाने से रिंकल्स कम हो जाएंगे फेस के, उन सब में कोलाजन बूस्टर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे स्किन में कोलाजन ज़्यादा बनता है। अगर स्किन में कोलाजन ज़्यादा बनेगा तो ऑब्वियसली स्किन इलास्टिक रहेगी, और जो भी रिंकल्स उसमें आने स्टार्ट हो गए हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो जो भी ऐसी क्रीम्स हैं जो क्लेम करती हैं कि वो रिंकल्स को कम कर रही हैं, उसमें मेन कंपोनेंट क्या है, कोलाजन बूस्टर्स है, विच विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन इन द स्किन। स्किन में जितना ज़्यादा कोलाजन होगा, स्किन उतनी इलास्टिक हो जाएगी, उतनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो ऑब्वियसली रिंकल्स जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। ओके तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देख रहे हो कि कैसे हम अपने बॉडी के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ के कोई ब्यूटी प्रोडक्ट या कोई मेडिसिन भी बना सकते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज़ द एडिपोज टिश्यू। यहाँ पे भी सेल्स और फाइबर्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड हैं, तो हमने इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू में डाला है। और ये जो एडिपोज टिश्यू होता है ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम है और मसल है, उसी के नीचे एरियुलार भी होता है और उसी के नीचे एडिपोज भी होता है। तो उन दोनों के थ्रू जो होता है, जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम या स्किन है, वो मसल्स के थ्रू कनेक्ट होगा। ये कंपाउंड एपिथेलियम हो गया, ये मसल हो गया, इन दोनों के बीच में ही हमारा एक लेयर एरियुलार की प्रेजेंट होगी जो मैंने ग्रीन कलर से दिखा दी है, और उसी के नीचे कई बार एडिपोज टिश्यू भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये जो एडिपोज टिश्यू है, दिस एडिपोज टिश्यू इज स्टोरिंग फैट्स। ओके, एडिपोज टिश्यू का काम यही होता है कि वो फैट को स्टोर करता है। तो जैसे कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ रहे थे कि कैमल में हम्प होती है, वहाँ पे छोटी क्लासेस में कई बार बच्चे ना गलत कंसेप्ट लर्न कर लेते हैं, दैट द हम्प ऑफ द कैमल स्टोर्स वाटर। बट एक्चुअली जो कैमल की हम्प है वो वाटर स्टोर नहीं करती, रादर इट स्टोर्स फैट्स। तो फैट्स को जब वो ऑक्सीडाइज करेगा तो उससे वाटर रिलीज होता है, और उस वाटर को कैमल यूज़ करता है। तो जो भी ऐसा टिश्यू है बॉडी में, जैसे कैमल में बहुत वेल डेवलप्ड है, जितने भी एनिमल आर्टिक कंडीशंस में मिलते हैं, पोलार रीजन में मिलते हैं, जैसे पोलार बियर्स हो गया,
सर्टेन टाइप ऑफ वेल्स हो गया, सील्स हो गए, ये सारे एनिमल क्या करते हैं, विंटर वाले एरिया में रहते हैं, उनको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर करने की ज़रूरत है, बिकॉज फैट गिव्स देम एनर्जी, और वो उनको कोल्ड कंडीशन से भी प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर भी एडिपोज टिश्यू वेल डेवलप्ड है। तो अगर आप एडिपोज सेल को देख रहे हो, दिस इज वन एडिपोसाइट। एडिपोसाइट मीन्स सेल जो एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप उसका स्ट्रक्चर देख रहे हो तो न्यूक्लियस देखो बिल्कुल कॉर्नर में शिफ्ट हो चुका है, और ये जो सेल के अंदर येलो येलो कलर का बना हुआ है, ये पूरा फैट है। मतलब इस सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होंगे, बाकी ऑर्गेनल्स हैं, वो बहुत ही स्मॉल इन साइज है, रिड्यूस्ड हैं, पेरिफ्री की तरफ पुश हो जाते हैं, और सेल का मोस्टली पार्ट, ठीक है, 80% ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, उसके अंदर वो फैट स्टोर कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ टिश्यू जिसमें कि एडिपोज साइड जो सेल्स हैं वो फैट स्टोर कर रही हैं, दिस टाइप ऑफ टिश्यू विल बी नोन एज एडिपोज टिश्यू। ये हमारे स्किन के नीचे भी होता है, बट ज़्यादा वेल डेवलप्ड है कैमल्स में, आर्टिक एनिमल्स लाइक पोलर बियर एंड सील। देन वी हैव सेकेंड ब्रॉड कैटेगरी, एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डेंस। फर्स्ट वन जो हमने किया था दैट वाज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन जो हम कर रहे हैं दैट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम डेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे तो सेल्स और फाइबर्स के बीच में स्पेस ज़्यादा था, इसलिए हम उसको लूज कह रहे थे। यहाँ पे डेंस कहने का लॉजिक ये है कि जो सेल्स और फाइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं। तो सेल्स और फाइबर्स अगर बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे तो ऑब्वियसली दैट टिश्यू विल बी नोन एज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसके भी फर्दर टू टाइप्स हो सकते हैं, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, टू टाइप्स हैं। तो पहला जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज द डेंस रेगुलर। यहाँ पे देखो ये जो पर्पल कलर की बनी हुई है, ये तो वो सेल्स हो गई जो कि फिब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, जो कि फाइबर्स बनाती हैं, और ये आपका मेंशन ही है कि कोलाजन फाइबर्स है। तो कैन यू सी जो सेल्स और फाइबर्स हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं, बीच में हमें बहुत ज़्यादा कहीं एम्प्टी स्पेस नहीं नज़र आ रहा है जितना कि हमें एरियोलार टिश्यू में नज़र आ रहा था। तो सेल्स एंड फाइबर्स आर टाइटली पैक्ड, तो ये डेंस हो जाएगा। रेगुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सेल्स और फाइबर्स हैं वो देखो एक पूरा वेवी पैटर्न, कितना ब्यूटीफुली अरेंज्ड है, एक तरीके से अरेंज्ड है, दे आर अरेंज्ड इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। सो दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ टिश्यू विल बी नोन एज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स और फाइबर्स के बीच में स्पेस नहीं है तो डेंस हो जाएगा, और ये जो सेल्स और फाइबर्स हैं ये प्रॉपर वे में अरेंज्ड हैं, सो दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट कहाँ पर होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द टेंडन्स एंड लिगामेंट। ये आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा टर्म, बट दोबारा से बता देते हैं। टेंडन जो होता है वो मसल को बोन के साथ अटैच करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में मसल्स बोन के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं हो पाती, टेंडन्स के थ्रू अटैच होती हैं, ठीक है। तो टेंडन्स आर अटैचिंग द मसल टू बोन, ओके। लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है, दो बोन्स आपस में अगर कनेक्ट हो रही हैं तो लिगामेंट विल बी कनेक्टिंग वन बोन विद दी अदर बोन। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगामेंट्स, कि वो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और टेंडन का फंक्शन है कि वो मसल और बोन को अटैच कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये आपके टेंडन्स और लिगामेंट्स जो होते हैं वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए हैं, टेंडन एंड लिगामेंट बोथ। उसके बाद वी हैव नेक्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड, अभी जो हमने डेंस रेगुलर का टेंडन और लिगामेंट वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, वही आप देखो, मैंने बताया था लिगामेंट जो है वो बोन को बोन के साथ अटैच करता है। तो दिस इज फर्स्ट बोन, दिस इज दी सेकेंड बोन, और ये जो बीच में प्रेजेंट है ये लिगामेंट है। जैसे कई बार आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं किसी का पैर अगर मुड़ जाता है तो जब भी वो एक्सरे वगैरह कराएंगे तो डॉक्टर्स बोलता है कि आपको ब्रेन में कोई इंजरी नहीं है, लिगामेंट टीयर हो गया। तो ये जो लिगामेंट है ये दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो अगर कई बार किसी कोई पर्सन गिर गया है या किसी का पैर अगर मुड़ गया है तो फ्रैक्चर नहीं होता, बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर लिगामेंट टीयर हो गया तो भी आपको चलने में, वॉक करने में डिफिकल्टी होगी, बिकॉज लिगामेंट इज कनेक्टिंग द टू बोन्स टुगेदर, एंड दिस लिगामेंट इज मेड अप ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे देखो फिर हमारा लिगाम ये प्रेजेंट है टेंडन। तो ये जो टेंडन होता है ये देखो मसल और बोन को अटैच कर रहा है, तो टेंडन इज अटैचिंग द मसल विद द बोन। तो टेंडन और लिगामेंट्स दोनों जो हैं वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए हैं। उसके बाद फिर सेकेंड इसी का जो दूसरा टाइप है डेंस कनेक्टिव का ही होता है, डेंस इरेगुलर। अब डेंस इरेगुलर मीन्स यहाँ पे देखो ये फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, ये कोलाजन फाइबर्स हैं। पीछे वाली स्लाइड को आप रिकॉल करो, वहाँ पे सेल्स और फाइबर्स जो थे वो बहुत ही प्रॉपर वे में अरेंज थे, काफ़ी टाइटली पैक थे।
यहाँ पे भी टाइटली पैक्ड तो हैं, बट पहले वाले के कंपैरिजन में कम है, थोड़ा सा स्पेस हमें पहले से ज़्यादा नज़र आ रहा है। और जो भी सेल्स और फाइबर्स हैं वो एक प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है, रैंडमली है, कोई फाइबर ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ऐसे है, मीन्स दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर. सो दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ टिश्यू विल बी नोन एज डेंस इरेगुलर. और ये भी कई बार हमारी बॉडी में कुछ प्लेसेस पे स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होता है. सो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो फर्दर टू टाइप्स का हो सकता है, रेगुलर, इरेगुलर. तो इसको फ्लो चार्ट बना के आपने अच्छे से लर्न करना है. देन वी हैव स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में 3 फर्दर सब टाइप्स हैं, बोन, कार्टिलेज, ब्लड. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज से. कार्टिलेज वर्ड आपने सुना हुआ है, नोज टिप पे प्रेजेंट होता है, आउटर ईयर में प्रेजेंट है. हमारी जो बैकबोन्स की बोन्स होती हैं उनके बीच में कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट होती है. तो कार्टिलेज टिश्यू को जब हम देखेंगे तो उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं. हर कनेक्टिव टिश्यू में मैंने बताया था सेल्स प्रेजेंट होती हैं. तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती है उसको कार्टिलेज सेल बोलते हैं या कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं. देखो ये जो वर्ड साइट आता है इसका मतलब होता है सेल. तो ऐसी सेल जो कार्टिलेज सिक्रीट कर रही है उसको हम बोलेंगे कॉन्ड्रोसाइट. तो ये जो कार्टिलेज वाली सेल्स हैं, यू कैन सी कि यहाँ पे भी कोलाजन फाइबर्स हैं, कार्टिलेज सेल्स हैं. मैंने बताया था हर कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स और सेल्स होती हैं. तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है कार्टिलेज में, जैसे नोज टिप और आउटर ईयर में कार्टिलेज होता है, तो वहाँ पे सेल्स होंगी कार्टिलेज का. अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कार्टिलेज सेल्स. और ये जो इसका मैट्रिक्स है, मतलब दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है, मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड होता है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट. ठीक है, इट्स लाइक अ प्रोटीन. तो ये जो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट प्रेजेंट है, तो ये कॉन्ड्राइटिन सल्फेट मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, तो इसी के चलते कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है, वो फोल्ड हो सकता है. जैसे आप अपने आउटर ईयर को फोल्ड कर सकते हो, तो कार्टिलेज आपका बहुत ज़्यादा टफ स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल. एंड दैट इज़ वाई, बिकॉज उसकी मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, वी आर हैविंग कॉन्ड्राइटिन सल्फेट. तो लोकेशन आपको कार्टिलेज की पता ही है कि आउटर ईयर में हो सकता है, नोज टिप में हो सकता है. ठीक है, जो हमारी बैकबोन की बोन्स है उनके बीच में प्रेजेंट हो सकता है. ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज. देन वी हैव बोन. बोन भी हमें पता है हमारा एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है. तो ये जो बोन है, अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बोन सेल्स होंगे. ठीक है, बोन सेल्स का नेम हो जाता है ऑस्टियोसाइट. साइट वर्ड का मीनिंग सेल, ऑस्टियोन वर्ड का मतलब होता है बोन. तो जो भी हमारी बोन्स को बनाती हैं सेल्स, दे आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स. और उनके आसपास ये जो ऐसे सर्कल्स जैसे बने हुए ना, चार सर्कल, ये ब्लैक वाली सेल है, उसके आसपास ये जो चार रिंग्स के फॉर्म में सर्कल बना है, ये एम्प्टी स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज़ कॉल्ड लास्यूनी. एक्चुअली जो भी बोन सेल्स होती हैं उसके आसपास थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस होता है. यहाँ पे ये एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक व्यू है, तो यू कैन सी. और जो इसका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब सेल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, दैट मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. आपने सुना होगा ना, आपकी घर में मदर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब कहते हैं कि दूध पीना चाहिए, वो हमारी बोन्स के लिए, टीथ के लिए स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो हमारी बोन्स और टीथ हैं उसका जो मैट्रिक्स है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है. और वी नो कि मिल्क में बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो होता है वो प्रेजेंट है. तो अगर हम दूध नहीं पियेंगे तो हमारी जो हड्डियाँ हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं होंगी. सो दैट इज़ वाई we need to have at least 1 glass of milk daily, because it is giving us a good supply of calcium, and this calcium is very much needed for keeping our bones and teeth healthy. ठीक है, तो bones को जो सेल सिक्रीट कर रही हैं वो है ऑस्टियोसाइट. और क्योंकि इसकी मैट्रिक्स कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई है तो ये हार्ड हो जाएगा. बोन्स आपकी हार्ड होती हैं, उनको आप बेंड नहीं कर सकते. ठीक है, दे आर वेरी हार्ड स्ट्रक्चर, बिकॉज उसमें सॉल्ट कैल्शियम फॉस्फेट का डिपॉजिटेड है, जो कि उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ गिविंग इट प्लेंटी ऑफ स्ट्रेंथ. ओके, उसके बाद फिर हमें बोन्स का जो हमारा है कुछ थोड़ा सा फंक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं. तो ये पता ही है, हमारी एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ है, तो वो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड कर रही हैं. बॉडी का जो भी वेट होता है वो सारा हमारी बोन्स ही बियर करती हैं, मूवमेंट में और लोकोमोशन में हेल्प करती हैं. जो बॉडी की लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे ये वाली बोन हो गई या कुछ इस टाइप की बोन्स होती हैं, इनके अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड बोन मैरो. तो जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स हैं उसके बोन्स के अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, बोन मैरो. एंड दिस बोन मैरो हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड. इसी के अंदर तीनों टाइप के जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वो तीनों टाइप के सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं. ओके,
देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट ब्लड. मुझे लगता नहीं है कि मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है, बच्चों को ऑलरेडी आता है कि ब्लड में, वैसे हम इसको चैप्टर 18 में भी करेंगे डिटेल में, बट अभी हम ब्रीफ में करेंगे कि ब्लड में 3 टाइप ऑफ सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स. तो इफ़ यू रिमेंबर, रेड ब्लड सेल्स का कॉमन नेम होता है, सॉरी साइंटिफिक नेम होता है इरिथ्रोसाइट. मैंने बताया था ये साइट वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा सेल, CYTE, लैटिन में इस वर्ड का मीनिंग होता है सेल. इरिथ्रो मीन्स जिसका कलर रेड है. तो ऐसी सेल जो कि रेड इन कलर अपीयर हो रही है, दैट विल बी नोन एज रेड ब्लड सेल. एंड वी नो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, सो दिस हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद फिर हमारी सेकेंड टाइप की सेल्स जो होती हैं, दे आर कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स मतलब वाइट कलर है, दे आर नॉट हैविंग एनी कलर, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट. ठीक है, साइंटिफिक नेम हो गया ल्यूकोसाइट. साइट वर्ड का मतलब होता है सेल, ल्यूको वर्ड का मीनिंग होता है वाइट. तो ऐसी सेल्स जो वाइट इन कलर है, दे विल बी नोन एज ल्यूकोसाइट. फिर उसके बाद थर्ड टाइप की सेल्स हो गए प्लेटलेट्स. वाइट ब्लड सेल्स का अच्छा फंक्शन रह गया, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, दे फाइट अगेंस्ट द जर्म्स. उसके बाद फिर हमारा थर्ड टाइप ऑफ सेल है प्लेटलेट्स, जो कि हमें पता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं. जैसे अभी बारिश के टाइम में या इस दिवाली के टाइम पे डेंगू केसेस बहुत बढ़ जाते हैं. आपने सुना होगा डेंगू केसेस में पेशेंट का जो प्लेटलेट काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो गम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जगह जगह ब्लू पैचेस बन जाते हैं. तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है क्लॉटिंग. अगर आपको कहीं पे भी चोट लग गई है तो थोड़े टाइम के बाद ब्लड आना स्टॉप हो जाता है, बिकॉज प्लेटलेट्स हेल्प इन द फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू. अब मस्कुलर टिश्यू मतलब जिसमें वी हैव टू टॉक अबाउट द मसल्स. ये ऑलरेडी आपने क्लास 10 में करा हुआ है, वैसे तो हम इसको अभी और डिटेल में करेंगे जब हम चैप्टर 20 करेंगे, मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला चैप्टर. बट इसमें हमें पता ही है कि जो मसल्स होती हैं, मसल फाइबर्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं. तो जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगी तो वी कैन डू वेरियस एक्टिविटी. अगर आपको लिखना है, इफ़ यू वांट टू राइट, इफ़ यू वांट टू रन, इफ़ यू वांट टू क्लाइंब स्टेयर्स, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. और मसल्स हमेशा कैसे एक्ट करती हैं? बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. तो वो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं. ठीक है, अब ये जो मसल्स है, अगर हम एक मसल को ऐसे देख रहे हैं तो उसके अंदर ये एक प्रेजेंट होता है मसल बंडल, बहुत सारे मसल्स बंडल से मिलके मसल्स बनती है. और उसको भी अगर हम अंदर देखेंगे तो उसके अंदर बहुत और ज़्यादा एक मसल बंडल के अंदर ऐसे मसल्स प्रेजेंट होंगी, तो उसका स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है. ठीक है, तो आपको पता ही है, ये आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि 3 टाइप के मसल्स होते हैं स्केलेटल. अब एक ही मसल है बट उसके नेम 3 हैं, स्केलेटल, स्ट्राइटेड, वॉलेंट्री. ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको ऐसा क्यों कहते हैं. देन सेकेंड टाइप की मसल है, मसल एक ही है बट इट इज़ हैविंग 3 नेम. इट कैन बी कॉल्ड स्मूथ मसल, नॉन स्ट्राइटेड और विस्करल. देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ मसल विच इज़ कॉल्ड कार्डियक. तो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइप का मसल का डायग्राम देखो. जो हमारे हैंड्स और लेग्स में मसल्स होती हैं, मोस्टली स्केलेटल मसल्स है. तो अगर हम उनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसमें देखो स्ट्राइशंस नज़र आ रही हैं. स्ट्राइशंस का मतलब है कि ऐसे आपको लाइंस जैसा नज़र आता है. तो कोई भी मसल जिसमें ऐसी स्ट्राइशंस हैं, मतलब ऐसे लाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, डार्क और फेंट लाइंस प्रेजेंट हैं, तो जिस भी मसल्स में स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं उस मसल को हम बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल. तो ये वर्ड स्ट्राइटेड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि अगर आप मसल को माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हो, so you will be able to see dark and light patches, it means it is having striations. So that is why this muscle will be known as striated muscle. Voluntary muscle इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो मसल है ये हमारी विल पावर के कंट्रोल में है. सोचो अगर आप अपना हाथ मूव करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपने सोचा और वो हो गया, बिकॉज ये आपके थॉट प्रोसीजर, आपकी विल पावर के कंट्रोल में है. इफ़ यू वांट टू राइट और इफ़ यू वांट टू फोल्ड द फिंगर्स ऑफ योर हैंड, यू कैन ईजिली डू दैट, क्योंकि जो आपकी हैंड की फिंगर्स में मसल्स हैं वो आपकी विल पावर के कंट्रोल में. आप सोचो और वो काम हो जाता है ऑटोमेटिकली. तो ऐसी मसल जो हमारी विल पावर के कंट्रोल में है, दे विल बी नोन एज वॉलेंट्री मसल. स्केलेटल मसल इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो डायग्राम में देखो, हमें पता है हमारे हैंड के अंदर बहुत सारी बोन्स होती हैं. तो जो भी हमारी बॉडी का स्केलेटन है, बोन है, उसके साथ ये मसल्स अटैच्ड होती हैं. सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल. तो मसल एक ही है बट उसके नाम 3 हो गए. स्केलेटल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बॉडी के स्केलेटन सिस्टम के साथ अटैच्ड है. स्ट्राइटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं तो उसमें हमें डार्क और फेंट लाइंस नज़र आ रही हैं. वॉलेंट्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी विल पावर के कंट्रोल में. Now let's discuss about the second type of muscle, that is a smooth muscle.
अब ये स्मूथ मसल को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, ये एक ऐसी मसल है, एक तो इसकी शेप देखो, ये स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप मीन्स सच सेल्स जो सेंटर से ब्रॉड हैं और एंड्स पे से नैरो हैं, ठीक है। अगर ऐसी सेल है जो बीच में से तो ब्रॉड है बट एंड्स पे नैरो है, दिस टाइप ऑफ सेल विल बी नोन एज स्पिंडल शेप सेल। तो ये स्पिंडल शेप सेल है, ठीक है। इसमें कोई आपको लाइंस या स्ट्राइशंस नज़र नहीं आ रही क्योंकि इसमें स्ट्राइशंस एब्सेंट है, so that is why we are calling it a smooth muscle. Sorry, that is why we are calling it a non-striated muscle or smooth muscle. इसको फिर हम नॉन वॉलेंट्री भी बोलते हैं। स्मूथ और नॉन स्ट्राइटेड एक ही चीज़ हो गई। इसको फिर हम नॉन वॉलेंट्री मसल्स भी बोलेंगे। नॉन वॉलेंट्री इसलिए बोलते हैं या इनवॉलेंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। एक्चुअली जितनी भी स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड है। जैसे हेयर यू कैन सी कि लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट क्योंकि वो आपके विल पावर या आपके थिंकिंग प्रोसीजर से वो मसल काम नहीं करती है। सो सच मसल्स विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल पावर, दे विल बी नोन एज इनवॉलेंट्री मसल। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में, फूड पाइप में, स्टमक में, बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें प्रेजेंट है और ये हमारी विल पावर से नहीं चल रही है मसल्स, सो इनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। इनका जो दूसरा नेम हो जाता है वो हो जाता है विस्करल मसल। अब ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। विस्करा वर्ड का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में जब भी हम टर्म बायोलॉजी में, मेडिकल साइंसेज में टर्म यूज़ करते हैं विस्करा, उसका मतलब होता है इंटरनल मसल्स। तो विस्करा में इंटरनल मसल्स जो भी हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, फूड पाइप, लंग्स, लिवर, तो उनमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में मोस्टली ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए हम इन मसल्स को बोलते हैं विस्करल मसल। देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ मसल which is called cardiac muscle which is present in the heart. अब ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं हार्ट में जो प्रेजेंट है, अगर आप इनका स्ट्रक्चर देख रहे हो, देखो स्ट्रक्चर तो इसके साथ मैच कर रहा है कि आपको लाइंस या स्ट्राइशंस नज़र आ रही हैं, लेकिन तो यानी कि ये स्ट्रक्चरली किसको रिजेंबल कर रही हैं, स्केलेटल मसल को। लेकिन क्या आप सिर्फ सोच के अपने हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हो? नो। तो अगर हम फंक्शन वाइज देख रहे हैं तो फंक्शन वाइज वो मैच कर रही हैं स्मूथ मसल को। मतलब कि फंक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो इनवॉलेंट्री है, हमारी विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हो तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्राइटेड मसल्स को मैच कर रहा है। तो जो कार्डियक मसल है, अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड चेंज करते हैं और डिटेल में हम इसको करेंगे। ये देखो, ये हमारी फर्स्ट वाली मसल हो गई। इसमें देखो स्ट्राइशंस बनी हुई हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है जो हमारी स्केलेटल मसल है, और ये इस टाइप की मसल जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो अगर मसल में स्ट्राइशंस हैं, विल पावर के कंट्रोल में, तो 3 नेम्स उसके हो जाएंगे, स्केलेटन के साथ भी अटैच्ड है। उसके बाद जो सेकेंड टाइप की मसल है वो हमारी स्मूथ मसल है। ये वाली स्मूथ मसल है, देखो सेल्स की शेप स्पिंडल है, यूनी न्यूक्लिएट है, यहाँ पे सिर्फ एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इट मीन्स दे आर शोइंग यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन। और ये जो सेल्स हैं ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इन सब एरियाज में बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में मोस्टली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा थर्ड टाइप का मसल आता है हार्ट मसल, कार्डियक मसल, जो कि हार्ट में प्रेजेंट है। तो अगर आप उनका स्ट्रक्चर देख रहे हो तो स्ट्राइशंस वगैरह प्रेजेंट हैं, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो वो जो है स्ट्राइटेड मसल्स को मैच कर रही हैं। लेकिन अगर हम फंक्शन के रेस्पेक्ट में देखें तो वो स्मूथ मसल्स को मैच कर रही हैं, बिकॉज ये वाली मसल्स हमारी विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और डिफरेंस है जो कि स्ट्राइटेड मसल में नहीं होता, कि जो भी हमारी हार्ट की मसल्स हैं, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ना, जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, यहाँ पे लेट्स यूज़ अ डिफरेंट कलर, इससे उतना नहीं पता चल रहा, ये वाला मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे दो मसल्स आपस में अटैच्ड होती हैं। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे डिफरेंट हार्ट मसल्स आपस में अटैच्ड हैं, इनको बोलते हैं हम इंटरकैलेटेड डिस्क। अब इस इंटरकैलेटेड डिस्क का फंक्शन क्या होता है कि ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है ये मसल्स फाइबर को अटैच करती है। मसल फाइबर अगर इससे अटैच होंगे, क्योंकि हार्ट मसल्स को क्या करना होता है, सिग्नल पास ऑन करना होता है पूरे हार्ट में, तभी आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा। तो अगर एक हार्ट सेल दूसरे हार्ट सेल के साथ कनेक्टेड नहीं होगी तो सिग्नल को पास ऑन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसे इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू कनेक्टेड है तो सिग्नल ट्रांसमिशन जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। सो सच टाइप ऑफ हार्ट मसल्स, वैसे वो स्ट्रक्चरली स्ट्राइटेड को ही मैच कर रही हैं, बट थोड़ा सा एक चेंज है कि उनके बीच में
आपस में कनेक्शंस हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू दे आर अटैच विद ईच अदर. सो दिस टाइप ऑफ मसल आर प्रेजेंट इन द हार्ट एंड दे आर कॉल्ड कार्डियक मसल. तो आज का हम टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं. अब हमारा सिर्फ नर्वस टिश्यू रह गया, छोटा सा है, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसको रिवाइज करेंगे. इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर और जो यूनिट है वो फिनिश हो जाएगा.